बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस की। अगर हिंदी में बोलें तो गैर पारंपरिक धारणाएं। तो देखिए, पारंपरिक धारणाओं में हमने पहले ही एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स पढ़ लिए हैं, जो कि आपके मिलिट्री थ्रेट्स या फिर वॉर या अटैक से रिलेटेड थे। लेकिन यहाँ जो थ्रेट्स हैं ना, वो पारंपरिक वाले से बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉवर्टी की, माइग्रेशन की, रेफ्यूजीज़ की, टेररिज्म की। तो इन सब चीज़ों की यहाँ हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम पॉवर्टी की, बोले तो गरीबी। अब गरीबी अपने आप में ही एक ऐसा कारण है जिससे बहुत तरीके की परेशानियाँ लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति गरीब है, हो सकता है वो भुखमरी का शिकार हो जाए, हो सकता है बीमारियां उसे पकड़ लें, है ना। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट करा पाए, वो अच्छा खाना लेके खा पाए, है ना, ख़रीद के खा पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए। उसका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाता है पॉवर्टी की वजह से। इसके अलावा सेकंड थ्रेट हमारा था माइग्रेशन। माइग्रेशन की अगर हम बात करें, जो आपका प्रवासन होता है, मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। या फिर हम बात करें रेफ्यूजीज़ की, जो कि शरणार्थी होते हैं, जो किसी एक देश से पीड़ित होते हैं, वहाँ के किसी युद्ध स्थिति से पीड़ित होते हैं, या वहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, उस वजह से अपना स्थान छोड़कर उन्हें किसी दूसरे स्थान पर अगर जाना पड़ रहा है ना, दूसरे देश में अगर शरण लेनी पड़ रही है, तो उन रेफ्यूजीज़ की बात करें, उनको खतरा है। तो ये कुछ ऐसे खतरे हैं जो आपके मिलिट्री थ्रेट्स तो नहीं है कम से कम, राइट। और ना ही इन थ्रेट से डील करने के लिए किसी प्रकार से मिलिट्री की हेल्प ली जा सकती है ना, कि भाई मिलिट्री जो है वो अपना जो सैन्य बल है वो अपने हथियारों के ज़रिए हमारी मदद कर देगी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा खतरा है ना, कि किसी देश के अंदर जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, जो प्रेजेंट सरकार है वो उनके अधिकारों का हनन ना कर रही हो, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हो किसी भी तरीके का, उनको पॉलिटिकल, सोशल या उनको इकोनॉमिक राइट्स ना मिल पा रहे हों, है ना। इसके बाद अगला थ्रेट आपका एपिडेमिक हो सकता है, महामारी आ सकती है। अब महामारी फैलती है तेज़ी से, अब मिलिट्री उसे रोक तो नहीं सकती, है ना, किसी प्रकार का सैन्य बल उसे रोक तो नहीं सकता है। तो एक ये थ्रेट है जो आपका नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में आ जाएगा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, है ना, जलवायु परिवर्तन, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई हमारी जलवायु में बदलाव आ जाता है। और ये बदलाव ऐसा नहीं है कि किसी 1-2 साल के अंदर ये बदलाव आया है, काफ़ी लंबे टाइम से जब टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली बढ़ता है, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का फेनोमेना अकर होता है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये सब आपके नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर आ जाते हैं। अब बात करें इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की, है ना, कैसे हल निकाला जा सकता है इन सब समस्याओं का, क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्याएं हैं, किसी एक देश की तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है किसी एक देश से इनका सॉल्यूशन होने वाला भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री के इस्तेमाल से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो ओनली सॉल्यूशन इज़ कोऑपरेशन, है ना। दुनिया भर के देश जब साथ मिलकर इन खतरों से बचने की कोशिश करेंगे, ऐसे कदम उठाएंगे कि ये खतरे हमारे ग्रोथ के अंदर बाधक ना बने, इन खतरों के उठने का सवाल ही पैदा ना हो, तो इस कॉपरेशन से ही सारा सलूशन निकाला जा सकता है। अब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, कि इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रही है, तो देखिए, इंडिया को लगभग आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड थ्रेट्स फेस करने पड़े हैं, है ना। चाहे वो 1947-48 का पाकिस्तान से वॉर हो, चाहे 1965 वाला वॉर हो, ठीक है, चाहे 1962 वाला चाइनीज़ वॉर हो जिसमें इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इसके अलावा 1999 का कारगिल वॉर हो। इंटरनल थ्रेट्स की अगर बात करें तो आंतरिक तौर पर भी भारत ने बहुत से खतरों को फेस किया है, कम्युनल वायलेंसेस को फेस किया है ना। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने देश के अंदर से ही किसी एक राज्य को या कुछ राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक देश बनाना चाहती है। ऐसे ऐसे मुद्दे तक भारत ने क्या किए हैं, फेस किए हैं। तो अब उनकी जो स्ट्रैटेजी है
वो भी इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की है उन्होंने, है ना, इंडियंस ने। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स लेके चलती है अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की। पहली कंपोनेंट की बात करें तो वो है स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाना, ताकि अगर फ्यूचर में कोई सामने वाली कंट्री अटैक भी कर देती है तो रिवर्ट बैक में उसका रिप्लाई हम कर पाएँ। इसी के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए हैं टाइम टू टाइम, राइट। 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 1998 में सेकंड किया, और ये कहाँ किया? ये इंडिया ने किया पोखरन में, राजस्थान के अंदर। इसके बाद सेकंड अगर कंपोनेंट की बात करें तो बाय स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं या संस्थाएं हैं उनको और मजबूती देके। अब इंडिया कैसे उनको मजबूत बनाएगा? अपना सहयोग देके, है ना। जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं उनको मान के, उनको अपना के। क्योटो प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। GHG जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया है ना, और इंडिया ने भी इसे साइन कर लिया है। इसके साथ साथ इंडिया IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। थर्ड अगर बात करें तो बाय मीटिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो विद इन द कंट्री जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो सैन्य चुनौतियां हैं, उनका सामना करता है इंडिया। ऐसे भी इंडिया क्या करता है? अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाता है, राइट। इसके बाद बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो फोर्थ जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगी आपकी डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का विकास करके, राइट। और देखो इंडिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो इंडिया बिलीव करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, राइट। इंडिया जो है वो इन अलायंसेस को इतना सपोर्ट नहीं करता है कि भाई गुट बना लिए हैं देशों ने और अब किसी एक को ही वो अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे गुटों का भी इंडिया समर्थक नहीं है, राइट। सो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए इंडिया अपनी टेरिटरी को, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है इन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर द सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, है ना, समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है।